In February last year, the RBI had said that the emergence of the Indian rupee as an international currency. So, in what can be considered a rather big move, the Reserve Bank of India, the central bank of the country, Indian traders can now settle their business in rupees. बहुत सारा कंट्रीज जब शुरू करेगा इंडियन रूपी में ट्रेड करना, तब इंडियन रूपी कैन बी आवर रिजर्व करेंसी. In the last video, you have got a fair idea about what is the impact of rupee depreciation in our daily life. और रूपी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट होता है थ्रू इन्फ्लेशन, और यू कैन से दैट इम्पैक्ट इज मोर जहां पे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होता है, और रूपी डेप्रिसिएशन डायरेक्टली जो भी इंपोर्टेड गुड्स है उसका प्राइस इन्फ्लेट कर देता है. लेकिन डोमेस्टिक गुड्स के पीछे, इन्फ्लेशन के पीछे भी रूपी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट होता है. इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, और जो इंपोर्टेड गुड्स डिपेंडेंट सेक्टर से वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है ड्यू टू रूपी डेप्रिसिएशन. और ये फॉरेन एडुकेशन या फॉरेन में किसी रीजन के वजह से जाना पड़ता है. जैसे सोचिए कि मेडिकल टूरिज्म जो होता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से अगर फॉरेन जाना पड़ता है, तो ये सारा चीज एक्चुअली रूपी डेप्रिसिएशन से इन्फ्लेटेड हो जाता है. एंड दिस इज अ विशियस साइकिल. हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है क्रूड ऑयल, गोल्ड या अदर चीज, तो इसलिए हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा होता है. और जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी और भी अच्छा कर रहा है, फॉरेन ट्रेड और भी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे ये ट्रेड डेफिसिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है. और इसके वजह से क्या हो रहा है कि जितना फॉरेन ट्रेड ज़्यादा होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पे रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसलिए रूपी का डिमांड कम होगा, डॉलर का डिमांड ज़्यादा होगा, एंड सो रूपी का ये जो डेप्रिसिएशन है ये चलता ही जाएगा. अब देखिए, रूपी को डॉलर के अगेंस्ट में मेजर किया जाता है, लेकिन डॉलर का डिमांड रूपी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि डॉलर का डिमांड डिपेंड करता है और भी कंट्री जो ट्रेड करता है इन डॉलर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. सो डॉलर के बारे में सोचने से हमें कोई फायदा नहीं है. डॉलर का जो भी मूवमेंट होगा वो बाकी कंट्री का ट्रेड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, उसका जो डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. लेकिन रूपी का जो डेप्रिसिएशन है या जो डिमांड है वो एटलीस्ट कुछ एक्सटेंट तक हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं. अब इसका आंसर है कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारा जितना है उसमें से अगर कुछ परसेंटेज इंडियन रूपी में होना चालू होगा, और जो इंडियन मार्केट है उसको अगर ओपन किया जाएगा विदाउट एनी लिमिट, मतलब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अगर किया जाता है, तो डॉलर डिपेंडेंसी बहुत एक्सटेंट तक कम हो सकता है. नाउ RBI हैव टेकन द स्टेप. इंटरनेशनल ट्रेड रूपी में अभी सेटल किया जा सकता है. RBI ने इस पे नोट दे दिया है, लेकिन ये क्या इनफ है? क्या अदर कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करेगा रूपी में? मैं बस कुछ प्रोबेबल कंट्रीज का नाम लूंगा, लेकिन इंडिया का डिप्लोमेटिक एफर्ट यहाँ पे सेंट्रल रोल प्ले करेगा. और जितना सारा कंट्री ट्रेड कर सकता है, जिसपे सबसे ऊपर आएगा रसिया, बिकॉज हमें पता है कि रसिया के ऊपर बहुत सारा अभी सैंक्शन लगा हुआ है, और ये सैंक्शन की वजह से वो यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकता. तो इसलिए रसिया को अभी जरूरत है कि कोई और करेंसी में वो ट्रांजैक्शन करेगा. जब इंडिया अभी और ज्यादा क्रूड ऑयल रसिया से इंपोर्ट कर रहा है, तो ये एक वेलकम होगा फॉर रसिया. रसिया इसको वेलकम करेगा. इंडिया अगर इंडियन रूपी में ट्रेड करना शुरू करना चाहता है, तो यहाँ पे रसिया होगा वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो ये एक्सेप्ट कर लेगा. और इसके साथ साथ इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान या ईरान तक आप बोल सकते हैं. ईरान भी और एक कंट्री है जो इंडिया को क्रूड इंपोर्ट करता था पहले. तो अभी इंडिया अगर रूपी में फिर से ट्रांजैक्शन करना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना शुरू करेगा, तो ईरान भी इंपोर्ट कर सकता है बहुत सारा क्रूड ऑयल टू इंडिया. तो ये सारा कंट्रीज जो एकदम शुरू में जितना सारा कंट्रीज शुरू कर सकता है इंडिया के साथ फॉरेन ट्रेड इन रूपी, उसमें से आ सकता है. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ये सारा कंट्रीज इंडिया का जितना ग्लोबल ट्रेड है उसका 16%, मोर देन 16% कवर करता है. तो उतना एक्सटेंट तक तो डॉलर यूज हम कम कर सकते हैं. और इसके साथ और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी हो सकता है जो ये रूपी में ट्रेड करना शुरू कर देगा.
ये करने में बेनिफिट क्या होगा? ये करने का बेनिफिट डायरेक्टली जो होगा वो है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव होगा, और जो भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है जो एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, आज अराउंड $100 बिलियन के आसपास आ गया, तो वो डायरेक्टली $2 to 3 बिलियन कम हो सकता है। ये तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा? देखिए, ये थोड़ा एस्पिरेशनल होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा कंट्रीज जब शुरू करेगा इंडियन रुपी में ट्रेड करना, तब इंडियन रुपी कैन बी आवर रिजर्व करेंसी। अब ये प्रोसेस एक दिन में जैसे नहीं होगा, वैसे ही कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी ग्रेजुअली होगा। इंडियन रुपी अभी पार्शियली कन्वर्टेबल, मतलब इंडियन रुपी को एक सर्टेन एक्सटेंट तक जो इंडियंस है, रेसिडेंट इंडियंस है, वो सर्टेन एक्सटेंट तक कन्वर्ट करके और कोई फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन फुल्ली कन्वर्टेबल होने का बेनिफिट ये होगा कि विदाउट एनी लिमिट इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करके फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस विल बी द बेनिफिट फॉर इंडियंस, और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये बेनिफिट होगा कि वो भी विदाउट एनी लिमिट इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया का अभी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, उसके बाद तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इंडिया कैन रिसीव अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। लेकिन आरबीआई ग्रेजुअली रुपी को फुल्ली कन्वर्टेबल करेगा बिकॉज रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल होने का बेनिफिट जैसे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होना या लो रेट पे लोकल करेंसी पे लोन मिलना होता है, डिसएडवांटेज भी ये है कोई भी ग्लोबल इशू के वजह से सडनली ये सारा इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो हो सकता है, जो क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, जैसे एशियन क्राइसिस हुआ था 1990s में। और इसलिए आरबीआई थोड़ा टाइम लेके ग्रेजुअली करना चाहता है। सो कंसीडरिंग ऑल दिस डिस्कशन, ऑल दिस पॉइंट्स, ये हम बोल सकते हैं कि ये जो आरबीआई का स्टेप है ये बस एक इनिशियल स्टेप है, लेकिन इन लॉन्ग रन वी कैन सी दैट इंडियन करेंसी विल बी वन ऑफ द इंटरनेशनल करेंसी। अब ये माइक्रो लेवल पे कैसे इंपैक्ट करेगा? ये जो चेंजेस हो रहा है, ये चेंजेस माइक्रो लेवल पे हमारे ऊपर इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, इसका जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है वो बस यहाँ तक लिमिटेड हो सकता है कि अभी इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल परचेस करेगा जो बहुत ही सस्ते में मिलेगा एक्चुअली। तो ये सस्ता क्रूड ऑयल की वजह से जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, जो क्रूड ऑयल परचेस करने की वजह से बहुत ज्यादा हाई रेट पे क्रूड ऑयल परचेस करने की वजह से हमारा जो डोमेस्टिक गुड्स है उसका ट्रांसपोर्ट भी कॉस्टली हो जाता है, और इसके रीजन से वो सारा डोमेस्टिक गुड्स भी कॉस्टली हो जाता है। तो ये जो इन्फ्लेशन है ये तो कंट्रोल में आएगा एटलीस्ट। तो ये जब शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट और भी ज्यादा हो सकता है। मतलब इंडियन करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा उसके साथ साथ इंडियन करेंसी को अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी किया जाता है तो इसके बाद क्या होगा कि बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया रिसीव करेगा। तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडियन इकोनॉमी और भी ज्यादा ग्रो होगा, और कंपनीज को बहुत कम रेट पे फ्रॉम ओवरसीज बैंक लोन भी मिल सकता है अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल हो जाता है। और ये सारा फैक्टर इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, और इसका बेनिफिट माइक्रो लेवल पे ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होगा, और इंडियंस इन ओवरसीज मार्केट वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट एनी लिमिट, जिसका बेनिफिट भी मिल सकता है। सो इन दैट वे फॉरेन वैकेशन, एजुकेशन इन अब्रॉड या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर फॉरेन में जाना पड़ता है तो ये सब और भी अफोर्डेबल हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस स्टेप ऑफ आरबीआई। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। If you like this content, support Know Your Purse, like this video, share with friends, family and colleagues, और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए to get notified next time we upload another video. Thank you.